Otherwise. Good evening, sir. Good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. So, I am here just as a substitute to take care of today's class because Saurabh sir hasn't come. So, I am just making sure that your syllabus progresses and you are not missing out on whatever is going to come in the next week's examination. So, all of you are comfortable with English, or I should speak Hindi? Hindi. हिंदी बोलो. ओके, तो मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है तो थोड़ा आपको बियर करना पड़ेगा. चलेगा? चलेगा सर. अच्छा, अब ये मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आपका अभी टॉपिक जो चल रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट? यस सर. इसमें अभी हम किस स्टेज पे हैं, क्या किया आपने, क्या क्या डिस्कस कर चुके हो? सर ने क्या क्या करा दिया? क्लेमेंसन एक बर्च कर लिया. ऑक्सीडेशन सारे हो गए आपके? यस सर, ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया. ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गए. दैट्स ग्रेट. फैंटास्टिक. सो यू आर डूइंग द रिडक्शन पार्ट. यस सर. रिडक्शन में क्लेमेंसन हो गया तुम्हारा? यस सर. लास्ट रेने निकल्स तक पहुंचे थे, यानी कि 4 हो गए थे, 5th पे पहुंचा है. रेने निकल भी कर लिया है. तो आपने क्या क्या कर लिया है? क्लेमेंसन, वुल्फ किश्नर. सर क्लेमेंसन, वुल्फ किश्नर, बर्च और रेने निकल. रेने निकल. Okay, these are the 4 one which you have done. Are you clear with all 4 of them? Yes. क्लेमेंसन रिडक्शन जो रिडक्शन टाइप है उसको किस टाइप का रिडक्शन बोलते हैं? उसमें आपने क्या यूज किया था? क्लेमेंसन में क्या यूज किया था? जिंक और जिंक एक मेटल है, HCl एक एसिड है, तो इसको मेटल एसिड रिडक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मेटल एसिड रिडक्शन. तो जिंक अमलगम में आपने HCl डाला है. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप अमलगम क्यों डालते हैं, मतलब जिंक डायरेक्टली HCl के साथ यूज क्यों नहीं करते? तो जिंक की रिएक्टिविटी काफी ज्यादा है, आपको पता होगा थोड़ा. जिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्टिविटी सीरीज में काफी ऊपर आता है, तो इसमें से जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है. अब ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रॉन बहुत रेडिली लूज करता है, तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. तो हम उसकी रिड्यूसिंग एक्शन को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए उसमें अमलगम डालते हैं, मरकरी डालते हैं, जो अमलगम बनाता है, जो उसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है. आइए बात समझ में. दूसरी बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि क्लेमेंसन रिडक्शन में आप क्योंकि HCl यूज कर रहे हैं, तो ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ, क्योंकि क्लेमेंसन रिडक्शन में हम नॉर्मली कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करते हैं CH2 में, है ना? ये तो पता है बेटा? यस. फाइनली हम कार्बोनिल ग्रुप को CH2 में रिड्यूस करते हैं, राइट? तो अगर मेरा कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ कोई और एक ग्रुप भी लगा हो मॉलिक्यूल में जो एसिड सेंसिटिव हो, तो उसकी भी रिएक्शन हो जाएगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ये कहूं कि मेरे पास 5 मेंबर रिंग है, उसमें CO ग्रुप लगा है और एक जगह पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो OH ग्रुप जो है वो एसिड सेंसिटिव है और वो आपका CO ग्रुप तो CH2 में रिड्यूस हो जाएगा. जो OH ग्रुप है दैट विल रिएक्ट विद HCl टू कन्वर्ट इनटू Cl. मतलब वहां पे OH जो OH ग्रुप है उसमें H प्लस आके OH2 प्लस निकलेगा और फिर Cl का अटैक हो गया, वहां Cl आ जाएगा, यानी कि जो OH है दैट विल डिस्प्लेस बाय Cl. सो इफेक्टिवली ये नहीं हुआ कि सिर्फ CO का रिडक्शन CH2 में हुआ, OH ग्रुप जो है वो भी किस में कन्वर्ट हो गया? Cl में. तो इस केस में अगर मुझे सिर्फ CO का रिडक्शन CH2 में करना होता तो क्लेमेंसन रिडक्शन उसके लिए सुटेबल नहीं है.
तो उन केसेस में हम यहाँ पे इसी कंपाउंड के लिए कि अगर मेरे पास एक 5 मेंबर रिंग है उसमें C डबल बॉन्ड लगाए और एक OH लगाए और मुझे सिर्फ CO को CH2 में रिड्यूस करना है, तो आई विल नॉट यूज वुल्फ क्लेमेंसन रिडक्शन, रादर आई विल यूज द अदर वन व्हिच इज कॉल्ड वुल्फ किर्चनर रिडक्शन। आई बात समझ में? हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, तो चलो अब हम आगे स्लाइड में आ जाते हैं। मैं पहले एक बार रेनिकल भी हो गया ना कंप्लीट? रेनिकल इज कंप्लीट और इट इज टू बी डन? So complete. उसमें अपने लास्ट टॉपिक रिडक्शन इन कार्बन कंपाउंड को सल्फोनेशन करा था रेनिकल। ये वाला ले ले, रिडक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड बाय डीसल्फराइजेशन। सर ये हो हाँ गया सर, ये हो गया था, ये हो गया था। दिस हैज बीन डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं ये थोड़ा सा आपको और समझाता हूँ, ठीक है? लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। और ये मैं लिख पाऊंगा इस पे? तो बेसिकली एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं रेनिकल डीसल्फ्यूराइजेशन, राइट? तो पहले तो ये समझो रेनिकल बनाया कैसे आता है, रेनिकल होता कैसा है। रेनिकल एक बहुत इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है? कैसे बनाया जाता है कि आपके पास एल्यूमिनियम और निकल का एक एलॉय होता है, उस एल्यूमिनियम निकल के एलॉय में NaOH डाल के उसकी रिएक्शन कराते हैं। तो NaOH आपको पता होगा कि एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर जाता है और वो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी वो आपके सोल्यूशन में ही रह जाएगी। क्यों? क्योंकि जब एलॉय में से निकल और एल्यूमिनियम के एलॉय में से एल्यूमिनियम चला गया तो जो निकल के पार्टिकल्स हैं वो आपके पाउडर्ड फॉर्म में नीचे सरफेस पर रह जाएंगे और उसी पाउडर्ड निकल के अंदर हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होती है। उस एड्सॉर्ब्ड हाइड्रोजन इन निकल इज कॉल्ड एज रेनिकल। क्या बोलते हैं इसको? रेनिकल का मतलब एड्सॉर्ब्ड हाइड्रोजन इन निकल, पाउडर्ड निकल, ये आपका रेनिकल है। बहुत ही इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है और ये यूज किया जाता है बेसिकली आपके किसी कार्बन ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए। अब कार्बन ग्रुप टू CH2 के कन्वर्जन में, दिस कन्वर्जन ऑफ CO ग्रुप टू CH2, दिस इज अचीव्ड बाय मेनी अदर रूट्स। काफी और रूट से आता है ये। काफी रूट्स में CO का CH2 में जो कन्वर्जन है वो क्लेमेंसन से भी कराते हैं, वो हम वुल्फ किर्चनर से भी कराते हैं और ये हम रेड फास्फोरस HI से भी करा सकते हैं। लेकिन उसके साथ जो चौथा मेथड है वो रेनिकल डीसल्फ्यूराइजेशन मेथड कहलाता है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें मॉडिफिकेशन क्या है? आप सोचो कि मैं यहाँ पर एक ओरिजिनली एक एल्डिहाइड से स्टार्ट करता हूं, चलो RCHO, दिस एन एल्डिहाइड। अब किसी कार्बन ग्रुप की रिएक्शन जब आप एक डायोल से करते हैं, एक अल्कोहल से करते हैं, तो अल्कोहल हमने यहाँ पे लिया है बेसिकली SH, CH2CH2SH। तो ये बेसिकली अगर यहाँ OH लगे होते तो ये इथाइलिन ग्लाइकॉल होता, और अगर OH की जगह SH लगे हुए तो इसको बोलते हैं हम इथाइलिन डाइथायोल। तो डाइथायोल है ये, और डाइथायोल की न्यूक्लियोफिलिक एबिलिटी या उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो होता है वो अल्कोहल से ज्यादा फास्ट होता है, बिकॉज सल्फर की न्यूक्लियोफिलिक एबिलिटी या न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करने की एबिलिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे SH जो है वो बेसिकली यहाँ पे अटैक करता है। तो उसका होने का रूट तो मैं नहीं लिख रहा हूं, पूरा क्या है। तो आपने क्या करना है, इस ऑक्सीजन को और इन H को हटाना है और यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को खोल देना है और एक सल्फर इधर से एक सल्फर इधर से ऐड कर देंगे। यू विल गेट अ कंपाउंड व्हिच इज RCH एंड उसपे एक S, उसपे एक S और ये CH2 ऐसे 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। अब यहाँ पे आपका जो H है, ये जो H है इसको मैं सेपरेट करके नीचे लिख देता हूं। अब
यहां से चॉइस क्या अपने पास, एक चॉइस तो ये है कि आपने इसमें कोई बेस डाला, बेस डाला, और बेस था बेसिकली हमारे पास यू कैन से PHLi। PHLi जो है विच इज बेसिकली PH माइनस एंड Li प्लस, विच इज कॉल्ड फिनाइल लिथियम। तो जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड आपने ग्लिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा होगा, उसी तरह से PHLi ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है। उसमें पीएच नेगेटिव पार्ट जो है, नेगेटिव पार्ट मतलब बेसिक होगा, बेसिक भी हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकता है, लेकिन इस केस में कोई इलेक्ट्रोफिलिक साइड अवेलेबल नहीं है। सो दिस पीएच माइनस विल फंक्शन एज अ बेस, विल एब्स्ट्रैक्ट दिस H एंड इस इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन पर चले जाएंगे, एंड पीएच माइनस एंड H will combine and this will given out in the form of PHH means what, benzene। ये बेंजीन के फॉर्म में निकल जाएगा, और यहाँ पे बनेगा आपको RC and this gets a negative charge, और यहाँ पे सल्फर के साथ ऐसे थायोल करके 5 मेंबर रिंग बनी होगी। तो ये C नेगेटिव बन गया। वंस यू गेट अ C नेगेटिव, इसकी रिएक्शन आप एक एल्काइल हैलाइड के साथ कर दे। अब इस एल्काइल हैलाइड में मैंने R को R प्राइम कर दिया, इस C माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस पर होगा, X माइनस यहाँ से निकल जाएगा, and I'll result in the formation of RC R prime and this is S and this, ये बन जाएगा कंपाउंड। अब आप इस कंपाउंड की रिएक्शन अगर रेने निकल के साथ करते हैं, दिस इज हीटेड विद रेने निकल, रेने निकल के साथ जैसे हीट करोगे तो व्हाट यू विल से कि रेने निकल में हाइड्रोजन है जो ऐसे लगा हुआ है, एक यहाँ हाइड्रोजन मैंने ऐसे लगा दिया, और ये बॉन्ड ऐसे तोड़ दिए यहाँ पे। Once you break these bonds, you'll find सल्फर के साथ एक H जाएगा, एक H सल्फर के साथ जाएगा, सो SH यानी कि ओरिजिनल डायोल वापस से मिल जाएगा, और दोनों कार्बन पे यहाँ पे, सॉरी ये कार्बन था, कार्बन पे आपको क्या मिलेगा, एक H इधर आ रहा होगा, एक H इधर आ रहा होगा, इफेक्टिवली CO किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में हो गया। लेकिन एक चीज और हमने की कि यहाँ पे H जो था वो भी रिप्लेस हो गया R प्राइम में। आ रही बात समझ में? Are you getting this point? Yes, sir. इन केस अगर मैं इसी कंपाउंड को मीथेनॉल और वाटर के साथ इसको और HgCl2 के साथ इसको रिएक्ट कर दूं, तो इस केस में यहाँ पे OH आएंगे दो, मतलब बेसिकली ये H2 की जगह यहाँ पे वाटर डाल दो, तो एक H उधर या OH होएगा, एक H इधर या OH होएगा, यानी कि इस कार्बन पे दोनों OH मिलेंगे, और एक कार्बन पर दो OH स्टेबल होता है अनस्टेबल होता है, Unstable, sir. so they will lose water. So if they lose water, what you will be finally getting is a ketone. So can you see I have converted an aldehyde into a ketone? Why this route? इसमें क्या रूट था, डायोल से रिएक्शन किया इथेन थायोल से, और ये कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को 1,3 डाइथाइन कहते हैं। फिर इसकी बेस के साथ रिएक्शन की, उसको H को हटाया, और उसकी फिर RH से रिएक्शन की, उसमें R आ गया, तो H की जगह इफेक्टिवली आपको R आ गया, R प्राइम, और फाइनली मैंने उसमें रेने निकल डाला, तो ये CO ग्रुप जो है फाइनली CH2 में कन्वर्ट हो गया, तो वी गॉट अ कंपाउंड RCH2 R प्राइम। और इनकेस अगर मैंने इसको HgCl2 और मिथेनॉल वाटर के साथ ट्रीट किया तो डायोल बना, एंड जब डायोल विल फाइनली कन्वर्ट टू कीटोन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर ये Yes, sir. सेकंड वाली रिएक्शन कैसे हुई है सर? क्या बेटा? सर ये सेकंड वाली रिएक्शन कैसे हुई है? सेकेंड वाली रिएक्शन बेसिकली हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, यही जो कंपाउंड था इसको मैं यहां लिख रहा हूं RC R प्राइम S CH2 S ऐसे लिख दो, और इसमें अब हाइड्रोलाइसिस के लिए H2O का ऐसा लिख दो। तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में ये बॉन्ड टूटेगा, ऐसे ये बॉन्ड टूटेगा, तो दोनों OH इस कार्बन पे आ जाएंगे और सल्फर पे H चले जाएंगे। अब पूरा उसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको बेसिक तरीका बता रहा हूं, इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, आर यू ओके विद दिस? Yes, Hello? sir. यस सर। यस सर। सो ये आपका डीसल्फर, अब ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेने निकल के थ्रू हमने रिएक्शन कराई, और जो सल्फर वाला पार्ट है वो वापस से इस मॉलिक्यूल में से निकल गया, तो इसको डीसल्फराइजेशन। डीसल्फराइजेशन का मतलब क्या, रिमूवल ऑफ, डी का मतलब होता है रिमूवल, and removal of which part, sulfur containing part is being removed from the system, and that is called desulfurization process. आई बात समझ में? हेलो? सर Yes, sir. बेसिक डाउट था इसमें, हाँ बेटा। हमें क्या नीड पड़ी कि हमें
इथेन 1 to थाइऑल डाइथाइऑल के साथ रिएक्ट करना पड़ा, मतलब डायरेक्टली वो क्यों नहीं कर पा रहा है डायरेक्टली कौन सा? सर? मतलब डायरेक्टली अगर हम रेनी निकल को कीटोन कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करते तो वो डायरेक्टली क्यों नहीं रिड्यूस कर पाता? देखो, अगर मैं रेने निकल की रिएक्शन या सिंपल आप एक एल्डिहाइड ले लो, इफ यू टेक एन एल्डिहाइड एंड यू रिएक्ट विद हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं निकल की प्रेजेंस में, तो उसमें क्या होता है कि एक H कार्बन पे जाता है, एक H O पे जाता है, तो वो प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल. ओके सर. So product will be a different one. So if I am reacting Raney nickel with an aldehyde, it will give you a primary alcohol. If I treat it with a ketone, it will give you a secondary alcohol. But we are not interested in getting an alcohol. We are interested in getting a compound which is an alkane. So if I want to convert a carbonyl compound into alkane, I have to choose a different procedure. And that procedure is to be used for Raney nickel desulfurization का process है ये. ओके सर. आई बात समझो? Have you understood the user? यस सर. Okay. Now let's say for example we have a compound like this. तो ये बेसिकली एक डाइकीटोन कंपाउंड है. तो डाइकीटोन में आपके पास ये एक कीटोन है जो मैं इसको 1 नंबर कर देता हूं, ये 2 हो गया और ये 3, तो 1,3 डाइकीटोन है. मतलब बेसिकली आइडियली आईपीसी नॉमेनक्लेचर नहीं है, बट इसको 1,3 डाइकीटोन का एक बेसिक फंडा क्या होता है, जब हम कहेंगे 1,2 कोई कंपाउंड, तो 1,2 का मतलब एडजेसेंट है, 1,3 का मतलब उनके बीच में एक एटम और है, तो ये 1,3 डाइकीटोन है. अब 1,3 डाइकीटोन में 1 वाले कार्बन के इधर मिथाइल है और 3 वाले कार्बन के इधर कौन है, टर्शरी ब्यूटाइल. अब जब इसका रिएक्शन रेने निकल डीसल्फरेशन से करेंगे आप, तो रेने निकल डीसल्फरेशन का जो ये वाला पार्ट है SH CH2 CH2 SH वाला पार्ट, तो ये मैंने जैसे बताया कि पहले ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस सल्फर का इस पर आसानी से होगा, इस पर होगा. फर्स्ट There it will be experiencing more repulsion. थर्ड वाले पे स्टेरिक क्राउडिंग होगी, स्टेरिक रिपल्शन होंगे, 1 वाले पे स्टेरिक रिपल्शन will be relatively less, and that's why the attack by this reagent will take place on this one. तो इस पे अटैक होगा तो फाइनली ये रिड्यूस होकर हम इसको CH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं. Are you getting my point? Yes, sir. तो ये हमारे पास कंपाउंड था जो कि 1,3 डाइकीटोन था. This was a carbonyl group which is less crowded. This carbonyl group is more crowded. When I am treating this compound, so it is acting as a nucleophile. ये इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है. अब इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं तो ये कैसे होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, समझो कि ये अगर मान लो मैंने यहाँ अटैक किया तो ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, राइट, तो O माइनस बनेगा और ये S ने जब अटैक किया तो S पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है, अब S पे पॉजिटिव जाएगा तो उसका H एसिडिक हो जाएगा, दिस H विल देन गो टू O माइनस. तो बीच में जो स्टेट बनेगी मैं उसको मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये होगा CO, इसको मैं CMe3 कर रहा हूँ, ये CH2 और ये हो गया आपका OH, एंड दिस इज S CH2 CH2 SH ऐसा, एंड दिस इज Me. ये ऐसा करेक्ट है यहाँ तक? Are you okay till now? Hello? Yes, sir. अब मुझे बताओ पानी में और H2S में ज्यादा एसिडिक कौन है? पानी में और H2S में ज्यादा एसिडिक कौन है? H2S. H2S का K वैल्यू पता है किसी को? K1 वैल्यू, K1 वैल्यू फॉर H2S is 10 to the power -7 and K2 वैल्यू फॉर H2S is 10 to the power -14. और जो नेट K वैल्यू होगा दोनों का वो K1 और K2 का प्रोडक्ट होगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 to the power -21, राइट? K1 into K2 will be the net K, na? Yes, sir. That is equal to 10 to the power -7 into 10 to the power -14, that will be equal to 10 to the power -21. तो अब आप H2O के रेस्पेक्ट में H2S की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि H2O के लिए जो K वैल्यू होता है वो 1.8 into 10 to the power 16 होता है. तो एक वैल्यू 1.8 into 10 to the power 16, दूसरी वैल्यू 1 into 10 to the power 7,
1 into 10 power minus 7 is much higher as compared to 1.8 into 10 power minus 16. So therefore H2S is a stronger acid as compared to H2O. But H2S पानी के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन अपने आप में वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं कहलाएगा क्योंकि K वैल्यू काफी कम है 10 power minus 7, राइट? तो मुझे बताओ, ये H2S जैसा ही तो है और ये पानी जैसा है, ज्यादा एसिडिक ही है, तो ये अपना H इसको देगा या ये इसको देगा H? मतलब अल्कोहल विल गिव H to the SH और SH will give H to the alcohol. SH will give to Sir, SH will give it to alcohol. अब इसने इसको H प्लस दिया तो इसको क्या बनाओगे आप? तो इसको बेसिकली बोलेंगे कि प्रोटॉन का एक्सचेंज हो रहा है विद इन द मॉलिक्यूल, तो इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज. एंड समटाइम्स यू माइट राइट दिस एज प्लस माइनस H करके भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं. प्लस माइनस H मतलब H निकला और फिर चला गया, मतलब एक मॉलिक्यूल के एक पार्ट में से निकला और दूसरे पार्ट में चला गया. तो H को अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो व्हाट यू विल गेट इज CO CH2 एंड दिस विल बिकम OH2 प्लस, करेक्ट? ये हो गया S, CH2 एंड दिस इज S माइनस एंड दिस इज Me एंड दैट इज methyl groups, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप. अब आप देखो यहाँ पे रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या? S minus will undergo nucleophilic attack on this carbon, water will go away as a leaving group. तो ये leaving group के फॉर्म में निकल जाएगा. तो कहना से ये बन जाएगा, Yes, sir. ये बन रहा है. तो इसके बनने का पूरा प्रोसेस ये है. आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. जब रेने निकल से इसको हीट करोगे तो ऑब्वियसली ये वाला HH बॉन्ड यहाँ लगा है, एक HH बॉन्ड यहाँ लगा दो, इनको दोनों को तोड़ दो, एक H यहाँ लग गया, एक H यहाँ लग गया, this will finally change to CH2 group. So CO group will finally transform into CH2. Out of the two carbonyl group, that carbonyl group has to be reduced, which is less sterically crowded. Is that okay? तो Yes, ये sir. बेसिकली अगर मॉलिक्यूल में दो ग्रुप दे रखे हैं कार्बोनिल ग्रुप, तो उस कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करना है जिसकी क्राउडिंग कम है, जिसके ऊपर क्राउडिंग कम है, जिसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, राइट? यार एक चीज पूछनी थी. हाँ बेटा बोलो. क्योंकि जैसे आपने बताया कि H2S का जो K2 वैल्यू है वो बहुत कम है, वो बहुत कम होती है सर. तो यहाँ पे भी तो इथेन डाइऑल में हम HS में से H निकाल रहे हैं ना, तो वो तो कंपैरेटिवली खराब नहीं. वो ऐसे समझ ले, आपके पास ये RSH एक अल्कोहल है, ये अल्कोहल है बेसिकली थायोल, ठीक है? और एक है आपके पास ROH. तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है? सेम रीजन सेम लॉजिक लेगा जो H2 और H2S में है, क्योंकि H2 और H2S में क्या है, यहाँ पे SHS ये H2S है और ये H2O है. तो जब आप H2O को बॉन्ड तोड़ेंगे तो OH का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे SH का बॉन्ड टूटेगा, विच इज अ वीकर बॉन्ड, विच इज अ वीकर बॉन्ड ऑफ द. अगर SH बॉन्ड वीक है तो इसको तोड़ना आसान है ना, इसका मतलब H आसानी से देगा. इसी वजह से RSH इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर्ड टू अल्कोहल फॉर द सेम रीजन. तो ये जो कंपाउंड है ये क्या है, ये पूरा आप इस पूरे पार्ट को R मान लो, तो ये R और ये SH ही थायोल ही तो हुआ. ऑलराइट सर, ऑलराइट. पूरे पार्ट को इसको R मान लो और ये OH है तो ये वाला अल्कोहल हो गया. तो अब इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है? थायोल में और अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक है थायोल. सो थायोल ने देना है किसको? ठीक है, ओके और नॉट? ओके सर. Okay, now we have another compound PHCO CH2CHO. इसकी रेने निकल से रिएक्शन करेंगे. तो बताओ कहाँ पे रिएक्शन करोगे? PHCO पे करोगे या CHO पे करोगे? मतलब बेसिकली इसमें क्या है, डिफरेंस क्या है जरा समझो. ये ग्रुप क्या है? ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना? और ये ग्रुप कौन सा है? ये कीटोनिक ग्रुप है. दिस इज अ कीटोनिक ग्रुप. Are you getting my point? Yes. हेलो. अच्छा मुझे Yes. एक चीज और बताओ, समझाओ. चलो एल्डिहाइड होता है हमारा, तो इसको ऐसे ले लेते हैं. चलो okay.
राइट इट दिस वे कि मेरे पास एक एल्डिहाइड है RCHO, करेक्ट, अनदर इज कीटोन RCOCO, and I treat both of them with some nucleophile. And there are two factors. Number one is कि इस कार्बन पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, which I say delta 1 positive. इस कार्बन पे कुछ पॉजिटिव चार्ज, which I say delta 2 positive. ठीक है, अब आपको बताना है डेल्टा 1 पॉजिटिव ज्यादा है या डेल्टा 2 पॉजिटिव ज्यादा है, बताओ। डेल्टा 1 पॉजिटिव ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे R ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा, यस प्लस आई इफेक्ट लगने से पॉजिटिव चार्ज कुछ कम हुआ गया होगा, तो डेल्टा 2 इज डेफिनेटली लेस इन मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू डेल्टा 1, करेक्ट। तो डेल्टा 1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू डेल्टा 2। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन पे डेफिशिएंसी ज्यादा है, एल्डिहाइड के कार्बन पे, एल्डिहाइड के कार्बन पे डेफिशिएंसी ज्यादा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा है, तो उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होगा, ज्यादा फास्ट होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस पर फास्ट होगा, तो ये अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ समथिंग लाइक दिस। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन अगर R1 से रिप्रेजेंट करूं मैं और इसकी R2 से रिप्रेजेंट करूं, तो मुझे ये देखने में आसानी हो जाएगी कि कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन इनमें से ज्यादा फास्ट हुई। अब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जज करने के लिए R1 R2 को हमने एक फैक्टर तो देखा कि न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक ज्यादा रेडिली करेगा जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, बिकॉज अट्रैक्ट ज्यादा करेगा। नंबर 2 ये भी है कि इस कार्बन पे क्राउडिंग ज्यादा है या इस कार्बन पे क्राउडिंग ज्यादा है, मतलब कीटोन के कार्बन पे क्राउडिंग ज्यादा होगी, एल्डिहाइड पे ज्यादा होगी। कीटोन में तो R ग्रुप लगे हैं तो क्राउडिंग ज्यादा होगा, तो क्राउडिंग ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक जब करने जाएंगे तो उसमें थोड़ा रिपल्शन होगा, सो देयरफॉर दैट विल डिक्रीज द रेट एंड दिस रेट विल बी डेफिनेटली हायर, सो R1 इज ग्रेटर देन R2। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहां पर फेवर्ड होगा, एल्डिहाइड पे, कीटोन पे, एल्डिहाइड। तो जब आप रेनिनिकल डीसल्फाइडेशन कर रहे हैं उसमें एसएच लेंगे तो अटैक यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, एल्डिहाइड फर्स्ट पे करेगा, ठीक है। मोरोवर यहाँ पे फिनाइल वाले पार्ट में एक और फैक्टर है जो नॉर्मल कीटोन से थोड़ा डिफरेंट होता है, वो ये कि कीटोन यहाँ पे रेजोनेंस करेगा इसके साथ, और रेजोनेंस करने से इस कार्बन पे, कीटोन के कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर और भी कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर और भी कम हो जाएगा तो उस पर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक काफी कम होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यस सर। So this is quite clear that when you am treating this with Rene-nickel, it is this CO which is getting reduced to CH2 or this CO will get reduced to CH2. कौन सा CO reduce होगा? एल्डिहाइड। तो इफेक्टिवली आप इसको ऐसा लिखो कि ये CH2 है और ये H है, तो आप ये समझ पाएंगे कि ये था बेंजीन फिनाइल रिंग, फिर CO, फिर CH2 ये वाला एज इट इज है, और ये जो CO था वो CH2 में बदला है, और ये जो H था एल्डिहाइड वाला वो एज इट इज है, तो वो इफेक्टिवली हम CH3 के फॉर्म में देख रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। आई डोंट नीड टू राइट द एंटायर रिएक्शन नाउ, राइट? इज डूएबल? सर इस इक्वेशन में पीएच की वजह से उसका न्यूक्लियोफिलिक, उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कैसे बढ़ा, मतलब कम हो गया? बेटा फिनाइल ग्रुप जो होता है वो प्लस R इफेक्ट लगाता है, अच्छा हाँ, और प्लस R इफेक्ट लगने से उसका पॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, यस सर यस। राइट? ओके, नाउ वी हैव अ कंपाउंड जिसमें एक एल्डिहाइड है और उस एल्डिहाइड के साथ अल्फा कार्बन है, अल्फा के पास बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन पे क्या लगा है, Br लगा है। इसकी रिएक्शन आपने जिंक क्लेमेंसन HCl से की है, तो ओबियसली जिंक क्लेमेंसन HCl में क्या होता है कि हमारा ये जो ग्रुप लगा है Br, क्या ये एसिड सेंसिटिव है? ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं है, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सिर्फ CO ग्रुप जो है, कार्बन ग्रुप जो है एल्डिहाइड वाला, that will be converted to CH2, so effectively that will be transformed into CH3 group। तो ये कंपाउंड बनेगा which is going to be बीटा ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है? तो इस तरीके से कंपाउंड बन जाता है। इसमें वैसे नंबरिंग अल्फा बीटा के फॉर्म में नहीं करते, तो मैं इसके रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ, ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में, ठीक है? तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, सो इस केस में व्हाट यू नीड टू लुक एट इज Br is not
एन एसिड सेंसिटिव ग्रुप, ये एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं है, राइट। और इसमें सीधा है कि आपके पास कंपाउंड था, ये Br है, CH2 एंड दिस इज CHO, राइट। एंड आई एम ट्रीटिंग विद द जिंक अमलगम एंड HCl। तो जिंक अमलगम एंड HCl में this entire process will take place. I am not going to write the reaction here कि मैकेनिज्म क्या है। जिंक ऑक्सीडाइज होता है, Zn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अटैक करते हैं, C नेगेटिव बनता है टॉल, तो फाइनली ये बनेगा Br CH2 CH2 and this will become CH2H which is CH3. So therefore you can see that कि ये ओवरऑल इस केस में इस वाले पार्ट पे कोई भी अटैक नहीं हो रहा, कोई रिएक्शन नहीं हो रही, बिकॉज ये एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं है। सर आपने एसिड के बाद क्या लिखा था? एसिड सेंसिटिव। ओके सर, सेंसिटिव, ओके राइट। शैल आई मूव अहेड, आगे चले। Yes, sir. सर वो इंक रब करनी पड़ेगी। ये रब कर दूंगा नीचे वाला। यस सर। चलो, so now we have another one whereby I am treating it with this compound and it's treated with Wolff-Kishner reagent. Wolff-Kishner क्या होता है? Wolff-Kishner में यूज करते हैं बेसिकली हाइड्राजीन एंड KOH, करेक्ट। तो यहाँ हम एल्कली यूज कर रहे हैं। तो जो Br है, Br is a base sensitive group। तो वो क्या करेगा? तो जब हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, दिस कंपाउंड इज एन एल्डिहाइड एंड हियर इट इज Br। इसको अगर मैंने ट्रीट किया हाइड्राजीन एंड KOH के साथ, हाइड्राजीन एंड KOH के साथ जो रिएक्शन होती है उसमें पहले तो इस पे डबल बॉन्ड पे अटैक होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है Br CH2 CH2 एंड दिस डबल बॉन्ड N NH2 में, ठीक है। और फिर OH माइनस की प्रेजेंस में ये फर्दर रिएक्ट कर करके यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये Br CH2 CH2 एंड दिस गोइंग टू बी CH3। ये प्रोडक्ट मिल गया। अब क्योंकि ये कंपाउंड में मैंने बताया कि ये जो Br है वो बेस सेंसिटिव है, तो आपको पता होगा जिस कार्बन पे Br लगा होता है उसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा के पास वाले को बीटा बोलते हैं। तो बीटा पे H अवेलेबल है और सॉल्यूशन में क्योंकि OH माइनस है एंड OH माइनस कैन कॉज एलिमिनेशन हियर, तो वो यहाँ से H निकालेगा, Br अल्फा कार्बन से निकलेगा और इसके पाई बॉन्ड यहाँ, इसके सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज करके अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे। तो ये बेसिकली OH माइनस की प्रेजेंस में डिहाइड्रो हैलोजनेशन हो रहा है। सो OH माइनस प्लस H प्लस विल कंबाइन टू प्रोड्यूस वाटर, Br माइनस इज गॉन आउट and you will get a double bond between alpha and beta and this is going to be CH3. So there is nothing but the propene as the product. So ये propene as a product मिला। I hope I have made this point clear. Yes, sir. समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. रिएक्शन में कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो, No, sir. अब ये सेम कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन हमने इस इथेन थायोल से की है, रेने निकल डीसल्फराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब रेने निकल डीसल्फराइजेशन करने में हुआ ये कि हमें ये जो ग्रुप है SH वाला, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला ग्रुप है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला ग्रुप क्या करेगा? इस पर भी अटैक कर देगा, क्योंकि ये तो एक अच्छा लीविंग ग्रुप है ना Br। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बनाऊं, वहां तो जगह नहीं दी है यार, इसको मैं यहां बना दूं इधर साइड में, ठीक है। तो मेरे पास ये कंपाउंड है, तो CO को तो हम CH3 में डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेंगे, इसको तो हम कर ही लेते हैं, इस वाले पार्ट को मैं अलग से दिखाता हूँ।
तो I have a compound which is going to be CH2 CH2 CH3 in this Br. तो इसकी जब हमने डाइथायोल से रिएक्शन की होगी SH CH2 SH से, तो S का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस कार्बन पे और इससे Br निकल गया होगा। तो इफेक्टिवली जब ये अटैक करेगा तो S पे पॉजिटिव आएगा और ये H एसिडिक होगा तो Br माइनस उस H को निकाल लेगा, आई विल गिव आउट इन द फॉर्म ऑफ HBr, और दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी, इस जगह पे एक S होगा, फिर CH2 और एक SH होगा, ये लगाओ, राइट। इसके बाद आप रेने निकल से इसको हीट कर रहे हैं, तो रेने निकल से जब हीट करेंगे तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और ये ऐसे ऐसे यहाँ से टूट जाएगा, तो इफेक्टिवली ये तो वापस से डाइथायोल बन ही गया, SH CH2 SH, और यहाँ पे आपको क्या मिला, दिस इज गोइंग टू बिकम CH3 एंड दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3, सो यू एंड अप गेटिंग अ प्रोपेन। तो ये जो प्रोडक्ट मिला है MeCH2Me, दिस इज प्रोपेन ओनली। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस रिएक्शन, द लास्ट वन। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे देखो ये कंपाउंड है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ एक अल्कोहल ग्रुप भी लगा है, और अल्कोहल ग्रुप कीटोन के रेस्पेक्ट में अल्फा, बीटा और गामा पोजीशन पे लगा हुआ है। इसका हमने वुल्फ क्रिस्टल करना है या रेने निकल करना है, उन दोनों में से रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस केस में देखो, आपको पता होगा OH ग्रुप कैसा होता है, OH ग्रुप सेंसिटिव टू एसिड होता है, Yes, तो OH ग्रुप्स आर, OH group is acid sensitive. Since OH group is acid sensitive, so that implies that can I use the Clemmensen reduction? No, Clemmensen reduction can be used or not? No, sir. It cannot be used. So since it cannot be used, so हमने यहाँ Clemmensen reduction तो यूज किया ही नहीं, हमने वुल्फ क्रिस्टल यूज किया क्योंकि OH माइनस के साथ जो अल्कोहल होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, और थायोल के साथ भी रिएक्शन, बिकॉज़ OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, सो देयरफॉर यू कैन सी दैट रेने निकल डीसल्फाइड वुल्फ क्रिस्टल विल बी सूटेबल रिएक्शन फॉर दिस। ठीक है, अब उसमें हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है, जब इसकी रिएक्शन कर रहे हो तो यहाँ पे वुल्फ क्रिस्टल के केस में भी अटैक जो होगा वो इस कार्बन पे हो जाएगा और वो सीधा CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज OH ग्रुप इज नॉट अफेक्टेड बाय, OH group is not affected by hydrazine and base, which is NH2, NH2 and KOH, or by dithiol. क्योंकि इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर नहीं सकता बिकॉज OH is a poor leaving group, right? So we say OH is a poor leaving group. लेकिन OH को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने का तरीका होता है, वो है कि इसको आप प्रोटोनेट कर दो तो अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है, अदरवाइज इट विल नॉट बी एबल टू गो ऑन इट्स ओन, राइट? तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए होते हैं, तो अगर OH को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना है, वी रिक्वायर अ स्ट्रॉन्गर एसिड, लाइक H2SO4 डाल दो तो बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक रिएक्शन है जिसमें हमें इस अल्कोहल को कन्वर्ट करना है। अगर मैं इसी कंपाउंड पे क्लेमेंसन रिडक्शन करता, चलो तो क्लेमेंसन रिडक्शन करते हैं तो क्या होता है, CO तो ग्रुप एज इट इज CH2 में कन्वर्ट होता ही होता, अल्कोहल वाला पार्ट जो है वो डिहाइड्रेशन हो गया होता, बिकॉज उसके पास जब H+ जाएगा HCl से, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैं इसका क्लेमेंसन रिडक्शन कर देता हूँ जिंक अमलगम HCl से, तो आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू, कि ओरिजिनली प्रोडक्ट तो ये बना CHO में कन्वर्ट कर दिया मैंने, CO को CH2 में कन्वर्ट कर दिया, और इसकी रिएक्शन अब मैंने की है HCl के साथ, तो HCl is going to give H+ and that H+ is taken by OH and it will convert to basically OH2+, right? अब जैसे इसकी OH2+ से रिएक्शन होगी, OH2+ is a good leaving group, so it leaves with electron pair, जैसे H2 निकला अब आपके पास ये कार्बोकेटायन बन गया, यहाँ पे प्लस है, तो कार्बोकेटायन बनने के बाद इसकी रिएक्शन Cl- ने यहाँ से H निकाल लिया इस पोजीशन से, that will result in the formation of this double bond. ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, और ये एक फाइनल प्रोडक्ट ये वाला दिख ही रहा है, राइट? हेलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस वन?
सर 1 मिनट। I hope you have understood the reaction. यस समझ सर। में आ Yes, sir. Yes, sir. चलिए, great. Can I move ahead? 1 मिनट सर। Yes, sir. तो इसमें कौन कौन से सेंटर के बच्चे हैं? नोएडा के हैं, नोएडा, इंदिरापुरम, आगरा। आगरा। इंदिरापुरम, आगरा, और लुधियाना के भी है कोई? नो सर। ओके, डन सर। चले। यस सर। नेक्स्ट रिएक्शन इज बेसिकली, ये हमारे पास फिर से क्या है, एक बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है और इसकी वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन करा दिया आपने। तो वुल्फ क्रिस्टल में तो अभी हमने बताया OH ग्रुप जो है वो बेस से अटैक नहीं करता, रेने निकल में भी अटैक नहीं करता, तो ये ग्रुप एज इट इज रहेगा, CO ग्रुप का कन्वर्जन CH2 में हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो पिछले जैसा ही है, Yes. Yes. it is the same reaction. CO group is converted to CH2 by either Wolff crystal or this, because OH group is an acid sensitive group and Clemmensen reduction cannot be used. But OH group is not affected by the hydrazine or KH or by the thiol, because OH is a poor leaving group. So therefore, with the same reasoning, we can say that this particular compound में OH group वाले पे कुछ नहीं होगा, CO group जो है वो CH2 में कन्वर्ट होकर रिड्यूस होगा। लेकिन अगर मैं इसी का क्या करता, इसी का Clemmensen रिडक्शन कर देता, तो इसी का Clemmensen रिडक्शन में आप वही बात करेंगे। जिंक अमलगम HCl लिया हमने, CO को मैंने कन्वर्ट कर लिया CH2 में, ठीक है, और फिर से इसके ऊपर HCl आया, HCl ने H+ दिया, OH will convert to OH2+, तो ऐसा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। एंड OH2+ में क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे स्टेबल नहीं होता ना, तो स्टेबल नहीं होता तो अपना चार्ज खत्म करना चाहेगा। तो चार्ज कैसे खत्म होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन पे लेकर जाएगा तो इस पे चार्ज खत्म हो जाएगा O पे। सो देयरफॉर वाटर इसमें से निकल जाता है, और वाटर वैसे भी एक वीक बेस है। पता, अच्छा आपको पता होगा लीविंग ग्रुप होने का क्राइटेरिया होता है कि इट हैज टू बी वीक बेस। सिंस इट इज अ वीक बेस, इट्स अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, क्योंकि बेस के पास, वीक बेस के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे अपने पास रखना चाहेगा, किसी को देना नहीं चाहेगा। अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो कभी लीव नहीं करेगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा इलेक्ट्रॉन पे दे के बॉन्ड बनाना चाहता है, बॉन्ड बना के रखना चाहता है। लेकिन एक वीक बेस हमेशा इलेक्ट्रॉन पे अपने पास रखना चाहेगा, और वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप कहलाएगा, बिकॉज वो अपने पास इलेक्ट्रॉन पे रखेगा और इस वजह से इलेक्ट्रॉन लेके भागने की उसकी इच्छा ज्यादा होगी। तो ये H2 निकालने के बाद यू फॉर्म कार्बोकेटायन व्हिच इज pH CH2 CH2 एंड thus। अब इस स्टेज पे आके आपका जब Cl- H निकालेगा तो Cl- can pull out H from here and it will result in the formation of a double bond, and this double bond is going to be in conjugation with, किसके साथ कॉन्जुगेशन में? फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में। इस वजह से ये डिहाइड्रेशन अपने आप हो जाएगा, बहुत रेडिली हो जाएगा, एंड दिस रिएक्शन विल बी मच फास्टर देन द रिएक्शन दैट वी डिड इन द लास्ट केस। आई बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मैं अगर ये कहता कि इस वाले कंपाउंड की ये जो जिंक अमलगम से HCl का रिएक्शन करके बन रहा है, इसका रेट अगर R1 ले लूं और इसका रेट R2 ले लूं और इन दोनों रेट्स को कंपेयर करूं, तो R2 इज फाउंड टू बी सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन R1। व्हाई? बिकॉज इसमें ये डिहाइड्रेशन होने के बाद जो डबल बॉन्ड बन रहा है वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज मच फास्टर एंड देयरफॉर R2 इज क्वाइट हायर एज कंपेयर टू R1। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes. ओके, अब आ जाते हैं मेंडियस रिएक्शन। सो मेंडियस रिएक्शन तो कुछ भी नहीं है। मेंडियस रिएक्शन में भी एक ये टाइप का रिडक्शन है, इसको मेटल एसिड रिडक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल एसिड रिडक्शन टाइप है। तो मेटल एसिड रिडक्शन में क्या यूज करते हैं? सोडियम एंड अल्कोहल यूज किया जाता है इफेक्टिवली। तो इसके की पॉइंट्स क्या है? कंपाउंड का रिडक्शन हम साइनाइड का करेंगे, आइसोसाइनाइड करेंगे इसमें। और मेंडियस रिडक्शन इज द रिडक्शन ऑफ साइनाइड इनटू प्राइमरीमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड अल्कोहल।
और सोडियम और अल्कोहल की रिएक्शन होती है बेसिकली, अल्कोहल हम लेते हैं इथाइल अल्कोहल, तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ethoxide and will give you some nascent hydrogen here, right? अब आप 2Na 2 इथेनॉल लेंगे तो 2 नेसेंट हाइड्रोजन बन जाएंगे, और 4 लेंगे तो 4 मतलब 4:4 के रेशियो में रिएक्ट कर लो, 4 नेसेंट हाइड्रोजन बन जाएंगे। अब पॉइंट ये कि जब ने आप साइनाइड का रिएक्शन सोडियम अल्कोहल के साथ किया तो यू रिक्वायर 4 नेसेंट हाइड्रोजन्स टू बी कन्वर्टिंग इनटू बेसिकली अमीन। तो बेसिकली क्या होगा, जो नेसेंट हाइड्रोजन्स आएंगे इस पे पहले ऐड करेंगे 2 नेसेंट हाइड्रोजन, एक कार्बन पे एक H पे, तो ट्रिपल बॉन्ड विल बिकम व्हाट, अ डबल बॉन्ड। सो दिस काइंड ऑफ एन इंटरमीडिएट व्हिच इज फॉर्म इन बिटवीन इज कॉल्ड इमीन। क्या बोलते हैं इसको, दिस कॉल्ड इमीन। इमीन इज बेसिकली अ कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड NH होता है, तो जिसमें C डबल बॉन्ड NH होता है उसको इमीन बोलते हैं। और क्योंकि इस कार्बन पे एक R लगा हुआ है तो ये एल्डिहाइड से डिराइव हुआ है, इसलिए इसका कॉमन नेम एल्डिमीन हो जाता है। इमीन्स उसको बोलते हैं, इसमें CH डबल बॉन्ड NH होता है, राइट। और अगर उसमें कार्बन पे अगर R जुड़ा हो तो उसको एल्डिमीन बोलते हैं, वो एल्डिहाइड से जुड़ा होगा। अब अगर मैं इस H की जगह यहाँ पे R लगा दूं तो ये कीटोन से बना होगा, दैट इज कॉल्ड कीटीमीन, है ना। तो नोमेनक्लेचर समझ में आ गया? Yes, sir. तो एल्डिमीन कीटीमीन, राइट। अब एल्डिमीन का अगर मैं फर्दर रिएक्शन करूं, रिडक्शन करूं सोडियम अल्कोहल से, तो 2 और नेसेंट हाइड्रोजन यूज होंगे, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, एंड विल चेंज टू व्हाट, RCH2 and NH2, and RCH2 NH2 is what, this is a kind of an amine which is called primary amine। तो सोडियम साइनाइड्स का रिडक्शन मेंडियस रिडक्शन करके वी कैन कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अमीन्स। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, प्राइमरी अमीन्स में। आर यू ओके विद दिस? हेलो, Yes, sir. okay, so Mendes reduction is the reduction of isocyanide into secondary amine in the presence of this। तो इस केस में isocyanide के केस में क्या हो रहा है कि ये secondary amine में कन्वर्ट होता है। अब secondary amine में कैसे कन्वर्ट होता है कि वो आप ऐसे समझ लो कि ये आपका RN डबल बॉन्ड CH टाइप का है, ठीक है। अब इसमें ये कंपाउंड जो है, अगर इसको आप RN डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर रहे हैं, अब मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एरो हटा दूं तो जो डोनर होता है उस पर प्लस चार्ज लेते हैं और जो एक्सेप्टर होता है उस पर माइनस चार्ज लेते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। सो यू कैन शो इट इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मल चार्जेस लाइक दिस। आर यू ओके टिल नाउ? यस सर। ओके, अब अल्कोहल अगर इसको एक H दे देगा, मतलब इफ ऐसे कि मैं इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ शिफ्ट करूं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ शिफ्ट करने से इस N का चार्ज खत्म हो जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट हियर इज कि इफ आई एम शिफ्टिंग दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, आई एम सिंपली गेटिंग RN एंड दिस डबल बॉन्ड C, एंड C इज द वन व्हिच कैरीज द नेगेटिव चार्ज। सॉरी, C का चार्ज इसमें खत्म हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, तो इसकी रिएक्शन बेसिकली हमने किया अल्कोहल के साथ, और अल्कोहल में से इसने H निकाल लिया, तो अल्कोहल से C माइनस ने अगर H निकाला तो बनेगा क्या, RN ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, एंड दिस N गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो इस केस में अगर मैं पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो you'll have a positive charge on this carbon, so you'll become RNH, RN is neutral, double bond C, single bond H, and C has a positive charge। अब क्योंकि इसमें मेटल है तो मेटल क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो Na ने अगर 2 सोडियम ने ऑक्सीडाइज करके 2 Na+ बनाए और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन पे जाएंगे तो कार्बन पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, बिकॉज अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कार्बन पॉजिटिव का चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा 0, और फिर एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा दैट विल गिव इट अ नेगेटिव चार्ज। सो फाइनली बनेगा RN डबल बॉन्ड CH और C पे नेगेटिव चार्ज। फिर से ये अल्कोहल से एक और H ले लेगा, अगर अल्कोहल से एक और H ले लेगा तो बनेगा RN डबल बॉन्ड CH2। तो ये एक तरह से कंपाउंड क्या है, N डबल बॉन्ड मतलब CH डबल बॉन्ड N जो है वो इमीन टाइप का ही कंपाउंड है, बट ये एक सब्स्टिट्यूटेड इमीन कहलाएगा। और इसके बाद इसकी रिएक्शन फिर से हमने सोडियम अल्कोहल से किया, तो सोडियम अल्कोहल से करेंगे 2 नेसेंट हाइड्रोजन आएंगे,
एक इस पे जाएगा, एक इस पे जाएगा, तो फाइनली इट विल चेंज टू RNHCH3। तो ये पूरा मैकेनिज्म है इसका, लेकिन आपको डायरेक्टली अगर प्रोडक्ट बनाना हो तो N पर एक H डाल दो और कार्बन पे 3 H डाल दो, यू विल डायरेक्टली गेट इनटू NHCH3 एंड दैट इज द प्रोडक्ट यू कैन ड्रॉ डायरेक्टली। आई बात समझ में? यस सर। तो साइनाइड का रिडक्शन करके क्या बनता है मेंडियस रिडक्शन से? प्राइमरी अमीन्स। Primary amine. और अगर मैं आइसोसाइनाइड का करूंगा तो ये एक NH ग्रुप है जिसके इधर भी अल्काइल ग्रुप लगा, इधर भी अल्काइल ग्रुप लगा है। दिस काइंड ऑफ एन अमीन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अमीन। तो आइसोसाइनाइड ऑन रिडक्शन गिव्स सेकेंडरी अमीन, साइनाइड्स ऑन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अमीन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Yes. यस सर। करेक्ट। तो साथ साथ अब इनको याद भी करते रहना है, और यही आपको थोड़ा सा चैलेंज है कि आपको प्रॉब्लम्स तो चाहे सारी समझ में आ जाए, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को फिर दिमाग में रखना है कि इन सिचुएशंस में ऐसा आएगा तो ये एनालाइज करके ये प्रॉब्लम ये कैसे करनी है। आई होप यू आर गेटिंग टू द पॉइंट। Yes, sir. चलो नेक्स्ट पार्ट है इसका स्टीफन्स रिडक्शन। तो स्टीफन्स रिडक्शन जो है वो साइनाइड के लिए ही यूज किया था, साइनाइड को CH2 में कन्वर्ट, CHO में कन्वर्ट करने के लिए। तो स्टीफन रिडक्शन इज अ रिडक्शन जिसमें साइनाइड्स आर कन्वर्टेड टू फाइनली एल्डिहाइड्स। इस रिडक्शन में डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, और इसका रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो SnCl2 और HCl होता है। क्या होता है? SnCl2 एंड HCl। अब SnCl2 और HCl जो है वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं वो देखो। SnCl2 with 2 HCl will give you, so basically 2 HCl will give you 2 Cl minus, correct? 2 Cl minus will undergo attack on the SN. अब SnCl2 is acting as a Lewis acid, ये Lewis base है, इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा? This will form SnCl3 minus। अब क्योंकि दो अटैक करेंगे तो SnCl4 और चार्ज ऑन दिस विल बी 2 minus, एंड टू बैलेंस इट इट रिक्वायर्ड 2 H यहाँ पे होंगे, तो ये पूरा इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है H2SnCl सब। तो H2SnCl4 इज दिस कंपाउंड व्हिच इज दिस SnCl4 + 2 नेशन आयन के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ये आपका होता इस फॉर्म में एग्जैक्टली। आई बात समझ में? अब इसका रिडक्शन कैसे प्रोसीड करता है वो देखते हैं। तो लास्ट स्लाइड। सॉरी मैं नोट कर रहे थे। कर लो। सर हाँ बेटा। सर SnCl2 लुईस एसिड कैसे है? SnCl2 लुईस एसिड कैसे है? Cl के पास में वो लोन pH है। SN बता, SN कौन से ग्रुप में आता है? टिन आता है ग्रुप में, कार्बन फैमिली। 14 हाँ कार्बन फैमिली में। तो कार्बन फैमिली में टिन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये होता है ना। यस सर। तो ये है 2p वाला, ये 3p वाला, 4p वाला, 5p वाला। इसमें 5p ऑर्बिटल होगा, यानी कि ये बनेगा आपका कॉन्फ़िगरेशन 5p2, 5s2, 5p2, ये है ना। यस सर। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 ही था। यस सर। इसका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है, और इसके पास p ऑर्बिटल भी खाली बैठा है, d ऑर्बिटल भी खाली बैठा है, उसकी वजह से इट कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड। सर इसमें इनर पेयर इफेक्ट नहीं लगता SN में? SN में इनर पेयर इफेक्ट लगता है। इनर पेयर इफेक्ट का मतलब होता है कि उसकी जो +4 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट, इनर पेयर इफेक्ट इसमें नहीं लगता, लेड में लगता है, टिन में नहीं होता। तो टिन में लास्ट वाले एलिमेंट, टिन में SN4+ जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू SN2+, लेकिन लेड के अंदर +4 इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू +2। सो इट इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप व्हिच इज गोइंग टू शो द इनर पेयर इफेक्ट, नॉट द टिन। सेकंड लास्ट में नहीं होता, ठीक है सर? तीनों एलिमेंट्स में लास्ट वाले होते हैं केवल? तीनों मतलब सर 3 ग्रुप्स में लगता है ना इनर पेयर इफेक्ट? सबसे लास्ट में होता है, लास्ट वाले एलिमेंट। ओके सर। तो इसका मैकेनिज्म कैसे वो समझो। आपने साइनाइड लिया, साइनाइड की रिएक्शन HCl से हुई, H+ ले लिया, H+ इज टेकन ऑन व्हिच एटम? नाइट्रोजन।
तो बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड NH प्लस। करेक्ट। अब इन दोनों की रिएक्शन से ये नेसेंट हाइड्रोजन भी बन रहा है, तो ये दो नेसेंट हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर अटैक करेंगे, एक इधर, और ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH2 प्लस। आई बात समझ में? एक कार्बन Yes, पे sir. चला गया, एक N पे चला गया, और क्योंकि इसके साथ जो करस्पॉन्डिंग एनायन है वो SnCl4 है, तो ये होल्ट वाइज करके SnCl4 2 माइनस के साथ ये सॉल्ट के फॉर्म में आइसोलेट होगा। तो हम इसको आइसोलेट करते हैं। अब इस कंपाउंड में क्या कैरेक्टरिस्टिक है? कैरेक्टरिस्टिक इसमें ये है कि CH डबल बॉन्ड NH है, यानी कि इमीन है, ये इमीन हुआ ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Primary. इस कार्बन पे एक H लगा है तो एल्डीमीन का सॉल्ट हुआ ये, तो दिस इज एन एल्डीमीन सॉल्ट। क्या लिख रहा हूं मैं? एल्डीमीन सॉल्ट। अब एक चीज ध्यान से सुनना, अगर कभी भी एक इमीन आपके पास हो जिसमें CH डबल बॉन्ड NH टाइप का ग्रुप लगा है, और यहां मैं फ्री वैलेंसी ले लेता हूं, ठीक है, तो इमीन का जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपने क्या करना है, वैसे तो पूरा इसका एक मैकेनिज्म है, बट मैं उस मैकेनिज्म में नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूं इस बॉन्ड को तोड़ दो और यहाँ O लगा दो और 2H यहाँ लगा दो। वाटर को इस तरह से ले लो कि O इधर रह गया और 2H इधर चले गए, तो यहाँ 2H आने के बाद क्या बन जाएगा? NH3, और यहाँ एक O आने के बाद क्या बन जाएगा? CHO। तो इमीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस कैन गिव यू कार्बोनिल कंपाउंड्स। अगर इस कार्बन पे एक H लगा है तो एल्डिहाइड मिलेगा, कार्बन पे H नहीं लगा तो कीटोन मिलेगा। यानी कि एल्डीमीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेंगे, कीटीमीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कीटोन मिलेंगे। ये एल्डीमीन है, कीटीमीन है? एल्डीमीन है। तो जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा, O यहां रह जाएगा, 2H यहां चले जाएंगे, तो दिस विल बिकम व्हाट? NH4 प्लस। और यहाँ क्या मिलेगा? दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू RCH डबल बॉन्ड O व्हिच इज एल्डिहाइड। ये स्टीफेंस रिडक्शन का मैकेनिज्म है। आई बात समझ में? हेलो? यस सर। Yes, sir. सर वो आपने आइसोलेट क्या लिखा है वहाँ पे? आइसोलेट का मतलब ये हुआ कि आप इसको बीच में, मतलब ये रिएक्शन हो रही है, ये बनेगा और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे सिस्टम से। सिस्टम से निकालने के बाद उसमें फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे, तब जाके ये प्रोडक्ट बनेगा। तो मतलब आप इसको बीच में आइसोलेट कर सकते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं सिस्टम से। सर इसमें सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है मतलब ये पता होना चाहिए आपको। मतलब कोई चीज आइसोलेट कब होती है? आइसोलेट कोई चीज तभी होती है जब उसकी एक एवरेज लाइफ ज्यादा हो। अगर एवरेज लाइफ कम है तो जैसे ही बनेगा रिएक्ट कर जाएगा, बट अगर उसकी एवरेज लाइफ ज्यादा है, कुछ टाइम के लिए सिस्टम में रहेगा, तो वो एग्जिस्ट कर सकता है, वो आइसोलेट किया जा सकता है। ऑलराइट सर, ठीक है सर। अब रिडक्शन ऑफ एलिफेटिक साइनाइड्स कि आपने साइनाइड लिया, उसका 10HCl से रिडक्शन हुआ, इमीन सॉल्ट बने, इमीन का हाइड्रोलिसिस किया तो एल्डिहाइड बन गया और साथ में अमोनियम बन गया। तो अभी मैकेनिज्म मैंने समझा ही दिया। अब जैसे ये एलिफेटिक की जगह एरोमेटिक ले लो, एरोमेटिक में यहाँ CH3 की जगह एक एराइल ग्रुप लगा होगा। एराइल ग्रुप मतलब सिंपलेस्ट एराइलिस फिनाइल ग्रुप, तो यहाँ AR इज एराइल ग्रुप, उसकी रिएक्शन करेंगे 10HCl से रिएक्शन करके 2 नेसेंट हाइड्रोजन आएंगे, 2 नेसेंट एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, तो ये इमीन सॉल्ट बन गया। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, इधर तोड़ देंगे, यहाँ पे O आ जाएगा, दैट इज ArCHO। तो यू कैन प्रिपेयर एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बाय दिस मेथड। तो ये तो मैकेनिज्म तो आपका वही है जो अभी हमने लास्ट रिएक्शन में लिखा है, आपको सिर्फ ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, राइट? यस सर। अब आता है लिंडलर्स कैटलिस्ट व्हिच इज कॉल्ड पॉइजन पैलेडियम। क्या बोलते हैं? पॉइजन पैलेडियम। तो आपने ये देखा होगा पॉइजन पैलेडियम जो लिंडलर्स कैटलिस्ट है, 2 जगह पे काफी यूज किया जाता है। एक तो जब ट्रिपल बॉन्ड का आपको डबल बॉन्ड में कन्वर्जन करना हो, ठीक है, यहाँ यूज करते हैं। दूसरा इसका यूज करते हैं रोसेनबॉन्ड रिडक्शन में, जहाँ एसिड क्लोराइड्स आर कन्वर्ट टू एल्डिहाइड्स। अगर एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करना है तो लिंडलर्स कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। तो बेसिकली इसमें हमने क्या करना है, लिंडलर्स कैटलिस्ट पॉइजन पैलेडियम, मतलब कि नॉर्मली अगर मैं
नॉर्मली अगर मैं आपको एक एल्काइन दे दूं, ठीक है, और उसकी रिएक्शन करूं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तो इन दोनों की रिएक्शन होगी, H2 इस पे ऐड होगा, और क्योंकि हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होता है तो ये पहले बनाएगा डबल बॉन्ड करके और ये बन जाएगी एल्कीन। अब क्योंकि एल्कीन में दोनों H आर एडेड फ्रॉम द सेम साइड, सो दिस एल्कीन इज कॉल्ड सिस एल्कीन। लेकिन ये आइसोलेट नहीं होता क्योंकि एल्कीन्स की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ और ज्यादा है, और वो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा RCH2CH2R में। तो फाइनली अगर ये प्रोडक्ट मिला तो हम इस केस में एल्काइन का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ करेंगे तो सिस एल्कीन इज नॉट आइसोलेटेड, वी डायरेक्टली एंड अप गेटिंग दिस कंपाउंड। आइसोलेट हमें ये होता है, ये आइसोलेट होता है, ये आइसोलेट होता ही नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि जैसे ही बना वो आगे रिएक्ट कर गया। करेक्ट। अब अगर मैं चाहता हूं कि इस रिएक्शन को एल्काइन की स्टेज से एल्कीन तक ना लाके यहां रोकना चाहिए, अगर मैं इसको रोकना चाहता हूं तो इस रिएक्शन की रेट को क्या करना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा। स्लो होगा तो मैं इसको आइसोलेट कर पाऊंगा। तो इसको स्लो करने के लिए आप इसमें पैलेडियम के साथ कुछ पॉइजन डालते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, पॉइजन पैलेडियम। आ रही बात समझ में? यस सर। तो पॉइजन पैलेडियम कैसे करते हैं कि आप इसी एल्काइन में क्या करेंगे, पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट का सपोर्ट डाल देंगे और इसमें कुछ डालेंगे क्यूनोलिन और सल्फर। तो क्यूनोलिन या सल्फर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आप जैसे इसमें जो कैटलिस्ट है, मान लो ये कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट में ये एक्टिव साइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। तो इस समय एक्टिव साइट जो होंगी इसमें उनका नंबर कुछ होगा, एक रो में कितना आ रहे हैं, 6-7। तो इस तरह से 4 लेयर्स बन गई, तो उसमें 7 × 4 यानी कि 28 एक्टिव साइट्स है इसमें भी। तो इतने स्क्वायर एरिया में मान लेते हैं 28 एक्टिव साइट्स हैं। कितनी है, 28 एक्टिव साइट्स। ये तब है जब पैलेडियम प्योर फॉर्म में, ये वाला पैलेडियम है। अब मैंने इस पैलेडियम में क्या डाल दिया, क्यूनोलिन सल्फर डाल दिया। तो उस क्यूनोलिन सल्फर ने क्या किया, कुछ साइट्स को जाके डिस्ट्रॉय कर दिया। ये साइड चलेगी। अब कितनी साइट्स रहेगी, 28 में से हमारी 7 साइट चलेगी, यानी कि अब आपकी जो एक्टिव साइट्स रह गई हैं वो 21 रह गई हैं। तो नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स कम होगी तो हाइड्रोजनेशन क्या होगा, कम रैपिड होगा, कम तेजी से होगा। अगर तेजी से नहीं होगा, स्लो होगा, तो हम रिएक्शन को इस स्टेज तक लाके रोक सकते हैं। एंड वी कैन से दिस एल्कीन कैन बी आइसोलेटेड whereby we end up getting the alkene as cis alkene। बस ये सिंपल सा फिनोमेना ही है। तो इसमें पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो रहा है क्योंकि alkyne is not completely transformed to alkane, we are stopping the reaction at the stage of alkene, so that's what is called partial hydrogenation of alkyne into alkene, or it is also used for conversion of acid chloride into aldehyde, which is called Rosenmund reduction, that we'll see later। Reaction catalyst, इसमें reagent क्या है, hydrogen is used in the presence of palladium, which is given on a support of barium sulfate, and the poisoning is done using either quinoline or sulfur। quinoline जो compound है वो basically, आपने naphthalene कभी पढ़ा है, naphthalene? यस सर। सर naphthalene ही होता है। तो naphthalene में बस आप यहाँ पे N लगा दो, this is called quinoline। तो naphthalene में एक कार्बन पे अगर नाइट्रोजन लगा दोगे कहीं पर भी, मतलब इसमें जो बेसिकली जो जहां से 2 रिंग फ्यूज्ड है उसके पास वाले कार्बन पे लगाना है, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, कहीं भी लगा लोगे क्यूनोलिन ही बनेगा। तो एल्काइन का पार्शियल रिडक्शन करके एल्कीन बनेगा और वो एडिशन सिन होगा। सिन एडिशन होने की वजह से दैट्स व्हाई एल्कीन ऑब्टेन्ड इज अ सिस एल्कीन।
इसमें और फर्दर ये है कि अगर मैं एसिड क्लोराइड यूज करता हूं तो एसिड क्लोराइड के रिडक्शन से भी क्या बनेगा, यहां पर भी एक पॉइंट समझ लेते हैं। अगर मैंने एक एसिड क्लोराइड लिया और उसका सिंपली हाइड्रोजनेशन किया, किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो एक एच आ जाएगा, एक एच आ जाएगा, फाइनली एक कंपाउंड मिलेगा RCHOH NCl। तो यहाँ एक H आया। अब एक ही कार्बन पर OH और Cl कभी स्टेबल नहीं होते, एक ही कार्बन पर OH और Cl स्टेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि Cl एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन पे लेके निकलेगा, जैसे निकलेगा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा O का लोन पर उसको स्टेबलाइज कर देगा। व्हाट यू गेट इज Cl माइनस प्लस विल गिव यू RC डबल बॉन्ड OH प्लस, ये बन जाएगा। एंड आफ्टर लूजिंग H प्लस इट विल फॉर्म बेसिकली एन एल्डिहाइड। क्या बन गया? एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड पे फर्दर हाइड्रोजनेशन होगा पैलेडियम की प्रेजेंस में। अब एक H इधर, एक H इधर, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या मिला, RCH2 एंड दिस विल बिकम OH। सो दिस इज फाइनली अ प्राइमरी अल्कोहल एज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। तो अगर मैं सिर्फ एसिड क्लोराइड की हाइड्रोजन पैलेडियम से रिएक्शन करूंगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दिस हैज टू बी अ 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि रिएक्शन अल्कोहल स्टेज तक ना आए और सिर्फ एल्डिहाइड पे ही रुक जाए, तो एल्डिहाइड तक रिएक्शन रोकने के लिए आपको इसमें पैलेडियम के साथ क्या डालना पड़ेगा, सम पॉइजनिंग हैज टू बी डन, सम रिएक्टिविटी डिक्रीज करनी पड़ेगी। रिएक्टिविटी डिक्रीज करने के लिए यू विल ऐड सल्फर और क्विनोलिन। आई बात समझ में? So this is a reaction which is when acid chloride is converted to an aldehyde. This reaction is called Rosenmund reduction. क्या बोलते हैं इसको? Rosenmund's reduction. I hope it is clear to you. Hello. सर पीछे एक चीज, हाँ बोलो बेटा। शेयर्स में फाइनली डिवाइडेड पीडी होना जरूरी है। हाँ देखो, जो भी जब भी आप कोई भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में जो मेटल कैटलिस्ट यूज किया था वो फाइनली डिवाइडेड होना चाहिए। जितना ज्यादा फाइनली डिवाइड होगा उतनी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन फास्ट होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में जब भी आप यूज करते हो, निकल यूज करते हो तो फाइनली डिवाइडेड निकल होगा, पैलेडियम यूज करें तो फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम होगा, प्लैटिनम यूज करें तो फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम होगा। तो वहां तो सब फाइनली डिवाइडेड मेटल यूज किए ही जाते हैं। ये तो आप डी ब्लॉक में भी पढ़ोगे कि डी ब्लॉक में क्या होता है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक के, तो एलिमेंट्स है, पैलेडियम है, निकल है, प्लैटिनम है, इनके फोर्स, इनके जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस है, इतनी स्पेस इनकी सफिशिएंट होती है कि इसमें हाइड्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, हमें अगर रिएक्शन का रेट कम बनाना तो फिर फाइनली डिवाइडेड नहीं लेंगे और मतलब फाइनली डिवाइड की जगह थोड़ा रफ वाला ले लेंगे। क्या रिएक्शन का रेट उससे, सर मैं कह रहा हूँ कि हमें इस वाले जैसे आपने बताया था कि हमें H2 और PD के जब हमें रेट कम कराना होता है तो हम उसमें पॉइजन डाल देते हैं, उसकी जगह हम अगर मैं पैलेडियम वैसा वाला यूज करूंगा तो उसके साथ तो शायद रिएक्शन होगी ही नहीं, हाइड्रोजनेशन होंगे ही नहीं, इफेक्ट ही नहीं होंगे, क्योंकि जब हाइड्रोजन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही है प्लैटिनम सरफेस पे तो सिर्फ सरफेस के एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके साथ तो बहुत ही कम रिएक्शन होगी। सो दैट विल बी वेरी वेरी स्लो। सो वो इतना भी स्लो नहीं चाहिए हमें रिएक्शन, एक रिएक्शन सब्सटेंशियल अमाउंट से तो होनी चाहिए ना पहले, इसलिए फाइनली डिवाइडेड लेके फिर उसकी पॉइजनिंग करते हैं। राइट, अब मेरे पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, एक डबल बॉन्ड दे रखा है, एक COCl दे रखा है, और मैंने इसका रिडक्शन किया हाइड्रोजन और लिंडलेस कैटलिस्ट से। दिस इज LC मींस लिंडलेस कैटलिस्ट। ठीक है, वैसे तो यहाँ लिखना चाहिए पैलेडियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट एंड द पॉइजनिंग विद क्विनोलिन, ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए। ठीक है, अब ये कंपाउंड में C ट्रिपल बॉन्ड C पे 2 H ऐड होंगे और दोनों कहां से होंगे, सेम साइड से होंगे। जब सेम साइड से ऐड होंगे तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, राइट दिस Me, ये डबल बॉन्ड एज इट इज बनाओ, और इस ट्रिपल बॉन्ड को अब आप कहो कि ये ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बनाया था और दोनों एज जो है वो हमने सेम साइड से ऐड किए, तो मैं इसको ऊपर की साइड से ऐड करके दिखा रहा हूँ। तो ये वाला जो ग्रुप है नीचे आ जाएगा COCl, और COCl जो है दैट विल आल्सो चेंज इनटू व्हाट, व्हिच ग्रुप, व्हिच इज CHO ग्रुप। तो फाइनली यू हैव टू ड्रॉ दिस एज द प्रोडक्ट। आई बात समझ में? बाय दिस रिएक्शन Lindless catalyst is not going to affect the double bond. Double bond will remain unaffected. That's why double bond isolate ही होता है ना। आई बात समझ में? हेलो, यस सर, अंडरस्टूड?
Yes, sir. Okay. Now hydrogen, palladium, charcoal. Now this is a powerful reducing agent. और ये बहुत ही रेट ऑफ रिएक्शन बहुत एक्सेलरेट करता है, बहुत तेजी से रिएक्शन होती है इस केस में. हाइड्रोजनेशन के लिए यूज करते हैं इसको. हम बेसिकली बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. क्या बोलते हैं? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. Like a match marker who brings couple together but never got married himself. Matchmaker. Okay. पता नहीं क्या लगेगा. तो ये लाइक ये saying कि बेसिकली जो कार्बन है ना वो मैच मेकर जैसा है. मतलब इसमें आप देखो रिएक्शन हम हाइड्रोजन और पैलेडियम की तो कराते ही. नहीं, हाइड्रोजन और पैलेडियम की रिएक्शन हो रही थी, पहले भी होती थी. अब अगर उसमें कार्बन डाल दोगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को तेजी से कर देता है और उसकी वजह से रिएक्शन रैपिडली या हाइड्रोजनेशन रैपिडली हो जाएगा. तो इस लाइक सेइंग कि ये वैसे है कि जैसे मान लो कि किसी को दो लोगों को शादी करनी है. अब शादी करने के लिए जो बीच में मैच मेकर आता है उसकी वजह से उनकी शादी जल्दी हो जाती है, स्पीड अप हो जाता है काम. तो इस लाइक द सेम कि ये दो कंपाउंड है पैलेडियम और हाइड्रोजन जिनकी रिएक्शन हुई थी, लेकिन कार्बन उसमें एक्सेलरेशन का काम करता है और उसके लिए एज अ मैच मेकर की तरह फंक्शन कर रहा है. और उनकी बट वो खुद शादी में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन उनकी वजह से उन दोनों की शादी जल्दी हो जाती है. तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा कार्बन, बट रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के काम आएगा. तो मेटल पैलेडियम इज सपोर्टेड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सरफेस एरिया फॉर द एक्टिविटी. तो फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम होगा. फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम होने से सरफेस एरिया ज्यादा होगा, क्योंकि जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा सरफेस एरिया विल बी लार्ज ना. अगर सरफेस एरिया लार्ज है तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन हायर होगी. अब रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, दोनों के रिडक्शन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं कि एल्काइन के रिडक्शन से भी एल्केन मिलते हैं और एल्कीन के रिडक्शन से भी एल्केन मिलते हैं. तो दोनों का कंप्लीट रिडक्शन होता है. सो दिस इज अ मच रैपिड और मच पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. सो रिमेंबर दैट इट्स अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट वेयर एल्काइंस आर आल्सो रिड्यूस्ड टू एल्केन and alkenes are also reduced to alkane. तो फाइनली दोनों को alkane में कन्वर्ट करना है. अब reduction of nitro compounds and cyano compounds can also be done by these compounds. तो हाइड्रोजन पैलेडियम चारकोल से नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होकर NH2 बनता है और साइनो ग्रुप रिड्यूस होकर प्राइमरी अमीन बनता है. दिस इज द प्राइमरी अमीन. बट इन बोथ द केसेस यू कैन से दैट द reduction is going to be complete. So nitro are completed to amino group, which is again a primary amino group, and the cyanides are also reduced to primary amines. अगर हम बेंजाइल ग्रुप्स का रिडक्शन करें तो बेंजाइल ग्रुप का रिडक्शन, अच्छा पीछे नोट करना ये हो गया. एक मिनट सर. हो गया सर. एंड सर ओके तो हम यहाँ पे क्या करें, एल्काइन का रिडक्शन होगा एल्केन में, एल्कीन का रिडक्शन भी एल्केन में होगा, और साथ ही साथ नाइट्रो ग्रुप विल आल्सो रिड्यूस टू प्राइमरी अमीन एंड द cyanides will also be reduced to primary amine. So this is the reduction using hydrogen, palladium and charcoal. अब साथ ही साथ इसके अलावा यही रिड्यूसिंग एजेंट और किसको रिड्यूस करता है, बेंजाइल अल्कोहल को भी रिड्यूस कर सकता है. बेंजाइल अल्कोहल को यू नो CH3 में, मतलब the CH2OH part will change to CH3. और it takes place only when the benzyl group is attached to the oxygen, nitrogen और sulfur. यानी कि जो बेंजाइल ग्रुप है वो ये है, दिस ग्रुप शुड बी अटैच्ड टू ईदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक सल्फर. सो इन प्लेस ऑफ दिस इट कैन बी SH आल्सो और इन प्लेस ऑफ दिस इट कैन बी NH2 आल्सो. तो अगर मैं यहाँ OH ग्रुप लूं या SH ग्रुप लूं या NH2 ग्रुप लूं
इन सभी केसेस में जब आप रिडक्शन करेंगे इसका हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में, तो उस केस में इट विल कन्वर्ट टू टोलिन, तो ये टोलिन बन जाएगा। अब रिडक्शन ऑफ इमीन्स, इमीन्स वही कंपाउंड थे RCH डबल बॉन्ड NH, जब इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे पैलेडियम चारकोल से तो ये सिंपल है, हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा तो ये क्या बनेगा RCH2 NH2 बन जाएगा। दिस इज एन अमीन व्हिच इज एन अमीन कंपाउंड, राइट। अजाइड्स में अगर आप करेंगे तो अजाइड्स में क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा देखना पड़ेगा, यहाँ बनाया हुआ है शायद, ठीक है। अजाइड में मैं आपको बताया था कि R सिंगल बॉन्ड N होता है, ठीक है, और 2 N के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। अब 2 N के बीच में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका तो ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट भी पूरा ही होगा, लेकिन जब ये इसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस पे इफेक्टिवली 2 नेगेटिव होता है, नहीं 2 नेगेटिव नहीं होगा, ये न्यूट्रल होगा। तो ये इस तरह से कंपाउंड मिला होगा। अब अगर आप इसका रेजोनेंस दिखाएं तो इफ आई शो द रेजोनेंस इट कैन बी शोन इन दिस मैनर वेयर बाय आई कैन से दैट RN, ये वाला जो लेफ्ट वाला नाइट्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड हो गया, मतलब उसको मैं डबल बॉन्ड कन्वर्ट कर लूं, इसको डबल बॉन्ड बना लूं और इस वाले एंड पे अब नेगेटिव चार्ज आ जाए और इस पे पॉजिटिव चार्ज आए, तो ये 2 स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर है एजाइड के, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया कि ये वाला स्ट्रक्चर है जो ये है और अगला वाला स्ट्रक्चर ये वाला ये है, ये दोनों एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली। तो जब आप इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से रिडक्शन करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन पैलेडियम और कार्बन डाला, तो व्हाट यू हैव टू लुक एट इसकी इस केस में बेसिकली ये जो पार्ट है इसमें से अगर ये इलेक्ट्रॉन पे लेके चला जाए दिस विल गो ऑफ इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो ये नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाएगा और इस एन पे आपको ऐसा RN और ये पेयर मिलेगा जो बेसिकली एक नाइट्रीन की तरह बिहेव करेगा। उस नाइट्रीन पे जब आप हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हाइड्रोजनेशन करने की वजह से पैलेडियम चारकोल से यू विल गेट दैट दोनों H इस N पे ऐड हो जाएंगे and they'll become primary amine group. Are you okay with this? Yes, sir. So reduction of azides जो है that will also lead to the formation of primary amines. तो आप देखो क्या क्या reduction हो रहा है, alkynes are reduced to alkane, alkenes are reduced to alkane, और cyanides are reduced to the primary amines, and the amines are reduced to primary amines. Apart from that, the benzyl compounds are converted to alkane or aromatic hydrocarbon, and amines are reduced to amines, and the azides are also reduced to amines finally. Clear है यहाँ तक? Yes, लिख रहा है? yes, sir. हो गया सर। हो गया? सर 1 मिनट। कोई नहीं, नोट कर लो आप आराम से। चला जाए आगे। Shall we proceed ahead? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's say what we have. This is a problem we have. You are given a compound with a keto group and a double bond. So इसमें keto group के पास वाला कार्बन अल्फा होता है, अल्फा के पास बीटा है। तो सबसे पहले जब आपको कंपाउंड देना तो आप उस कंपाउंड के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं वो आइडेंटिफाई करो। तो मैं इस कंपाउंड को क्या बोलूंगा, दिस कॉल्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। और इसका हमने हाइड्रोजन पैलेडियम से रिडक्शन किया। तो हाइड्रोजन पैलेडियम के रिडक्शन में
हमने कीटो ग्रुप को कहीं पे भी चेंज नहीं किया, किसी भी, अभी हमने देखा होगा कोई भी चेंज में कीटो ग्रुप का चेंज नहीं आता। तो बेसिकली यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस होके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ होगा, यानी कि इट विल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में अल्फा बीटा की अनसैचुरेशन को हटाना हो तो पैलेडियम चारकोल को यूज कर लो। तो ये एक तरह से सेलेक्टिव रिडक्शन हुआ। सेलेक्टिव रिडक्शन मतलब इस ग्रुप में से और इस ग्रुप में से इस ग्रुप को स्पेसिफिकली रिड्यूस करना हो तो आई शुड यूज हाइड्रोजन पैलेडियम चारकोल। सो इट्स अ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मेरे पास नाइट्रो ग्रुप लगा है, नाइट्रो ग्रुप में हाइड्रोजन पैलेडियम डालते हैं तो नाइट्रो विल चेंज टू अमीनो ग्रुप। सो ये तो क्लियर कट स्ट्रेट एग्जांपल है कि नाइट्रो बेंजीन इज कन्वर्टेड टू अमीनो बेंजीन व्हिच इज सिंपली कॉल्ड एज एनिलीन। या अगर आपने एक कंपाउंड लिया जिसमें ऐसा था, बेंजीन रिंग थी, CH3 था, डबल बॉन्ड NR, तो C डबल बॉन्ड N वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इमीन्स। और जब इसका हाइड्रोजन पैलेडियम से रिएक्शन होगा तो एक H यहाँ जाएगा, एक H यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा NHR, यहाँ पे एक H है, तो NHR होने का मतलब ये सेकेंडरी अमीन है, तो दिस गोइंग टू बी अ सेकेंडरी अमीन। तो इसमें भी बस सिंपल आपने करना है कि एक डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N में एक H कार्बन को देना है, एक H N को देना है, और इस तरह से सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। अब आप सोचो अगर यहाँ पे N पे R की जगह H होता तो यहाँ H की जगह R होता तो ये अमीनो ग्रुप प्राइमरी अमीनो बनता। तो यहाँ पे N पे जो ग्रुप जुड़ा है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि प्रोडक्ट जो बन रहा है वो प्राइमरी अमीन बनेगा या सेकेंडरी अमीन बनेगा। आइए बात समझ में? यस सर। सर एक चीज पूछी। हाँ बेटा। सर कि जैसे आपने कहा कि जो ये वाला कंपाउंड है ये सिलेक्टिवली रिड्यूस कर रहा है सर, बट अगर ये पावरफुल एजेंट है तो ये नॉन सिलेक्टिवली नहीं करना चाहिए? मतलब इसमें क्या होता है कि ये हमें सेलेक्टिवली रिड्यूस करा के एक एक करके रिएक्शन होगी। मतलब मैंने पहले डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया, हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं, उसके बाद अगर इसमें और डाल दोगे हाइड्रोजन पैलेडियम तो उसको भी रिड्यूस कर देगा, CO को भी। बट वी कैन आइसोलेट इट इन बिटवीन, हम इसको आइसोलेट कर पाते हैं। सर पहले डबल बॉन्ड का रिएक्शन क्यों हुआ? क्या बेटा? सर पहले कार्बोनिल ग्रुप का भी तो हो सकता था ना फिर। कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन इसलिए रेडिली नहीं होता क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप एक पोलर ग्रुप है, ठीक है, और C डबल बॉन्ड C इज अ नॉन पोलर ग्रुप। तो जो हाइड्रोजन है वो पोलर है, नॉन पोलर है? नॉन पोलर। नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर ग्रुप की तरफ या नॉन पोलर बॉन्ड की तरफ पहले अट्रैक्ट करेगा और उसको रिड्यूस करेगा पहले, ठीक है ना? ओके सर। अब अगर आप ये एल्कीन ले लें और इसको पैलेडियम कार्बन के साथ बहुत हाई प्रेशर पर रिड्यूस करें तो पूरा बेंजीन रिंग जो है वो रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होकर वो साइक्लोहेक्सेन बना देता है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, एनफ फॉर इट, ठीक है। नेक्स्ट क्योंकि ये अभी हम स्टार्ट करेंगे तो होगा नहीं, ये थोड़ा लंबा वाला पार्ट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट वाला। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के बारे में पढ़ा तो होगा आप लोगों ने। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट होता है मेटल हाइड्राइड डोनर्स, और इनको बेसिकली बोलते हैं दे आर द हाइड्राइड ट्रांसफर एजेंट्स। तो हाइड्राइड ट्रांसफर एजेंट्स है वो H- ट्रांसफर करते हैं। तो खासकर जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं या एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं उनके रिडक्शन के लिए ये मेटल हाइड्राइड डोनर्स यूज किया जाता है। इसमें जो कॉमन हाइड्राइड डोनर्स है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है, और एक आपने और सुना होगा सोडियम बोरोहाइड्रेट। तो LiAlH, AlH4 और NaBH4, these are the common reducing agents which are used, so that we'll be discussing in the next class. That's all for the day. ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अभी किसी को कोई डाउट है? नो सर। कुछ भी जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। I'll send you the share the notes with you in the group. in your आपके उसमें आ जाएगा अकाउंट में, वहां से देख लेना, ठीक है? यस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय सर। थैंक यू सर। बाय।